नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। अब शक्ति पर्व के बीच में आपसे बात कर रहा हूं। दशहरा है। 10 सिरों वाले बुराई के प्रतीक रावण का अंत फिर करेगी पूरी समष्टि मिलकर, पूरा भारत मिलकर करेगा। लेकिन रावण तो 10 सिर वाला था। देश के सामने जो ये बुराइयां सामने आती हैं उसके सिर कहीं ज्यादा होते हैं, असंख्य होते हैं। और वो चुनौतियां कितनी बड़ी होती हैं और किस तरीके से सरकार, समाज, सबको मिलकर उससे लोहा लेना पड़ता है, उसको परास्त करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शक्ति हमेशा धर्म की होगी, असत्य पर सत्य हमेशा विजयी रहेगा। लेकिन उसके लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का एक विवाद छेड़ा जा रहा, विवाद इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने आराध्य को मानने का पूरा हक है, लेकिन इसके पीछे की डिजाइन इसको समझिए। और इसी समय अगर लेह लद्दाख में कुछ हो रहा है और 3 इडियट का वो था ना, फुनसुक वांगडू, रैंचो, पता चलता है कि वो रणछोड़ दास चांचड़ नाम होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फुनसुक वांगडू है। रैंचो फुनसुक वांगडू नहीं था। तो क्या सोनम वांगचुक जो उस कैरेक्टर से प्रभावित होकर ये फिल्म बनी थी, क्या वांगचुक भी सिर्फ एक चेहरा है? उसके पीछे भी कुछ और है क्या? ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी तरीके से बिहार में भी चुनाव है और वहां पर कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है। राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। खैर वो जाते आते रहते, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि देश के सामने चुनौतियां क्या है। और जब हम शक्ति का संधान कर रहे हैं, शक्ति का पर्व मना रहे हैं, तो तमाम ये जो बुराइयां हैं इनको कैसे शक्तियों से धराशायी किया जाए, इसके लिए आज हम और हर्षवर्धन सिर्फ मंथन करेंगे। क्या करें हर्षवर्धन? ये जो वांगचुक साहब पे आपकी, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने बातचीत भी की, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो एक ही सोनम वांगचुक बहुत बड़ा नाम है और इस देश में फिल्मों का बड़ा प्रभाव होता है। कई बार तो स्थिति ये होती है कि वो रामगढ़ की बसंती लोगों को याद रखती है, शोले फिल्म याद रहती है, बिना बिजली के पानी की टंकी गांव में होती है, सब जनता मान लेती है। बिजली नहीं होती है लेकिन पानी की टंकी होती है, अब ये सब जनता मान लेती है। फिल्मों का कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। पता नहीं ये सच है या झूठ है। सोनम वांगचुक ने चूंकि बहुत कुछ किया है, बड़ा काम उन्होंने किया है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, इंजीनियर से उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं, अल्टरनेट लर्निंग कराते हैं। अब उसका परिणाम कितना होता है पता नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल में मॉडल बनाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। उसमें प्रैक्टिकल में कुछ नंबर मिल जाते हैं, उसमें कुछ आगे नहीं निकलता है। क्या सोनम वांगचुक के किए हुए काम कुछ प्रभावी हैं? फिर 3 इडियट फिल्म जब आई थी तो हमने उसमें ढेर सारे मसाला, ढेर सारा कैरेक्टर, सब कुछ देखा, बड़ा मजा आया था। 3 इडियट देश इडियट तो नहीं बन गया? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि देखिए वो फिल्म देखते हुए आनंद आना, उसमें जो जो कुछ किया गया, जिस तरह से हॉस्टल में किया गया, जिस तरह से प्रिंसिपल का मजाक बनाया गया, जिस तरह से वो लड़का जो पता नहीं कैसे, मतलब थोड़ा विचित्र था, लेकिन लोगों के दिमाग में वो आ गया। अब सोनम वांगचुक वो कैरेक्टर है, उसके पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, कुछ नहीं था, फिल्म बनी और एकदम हीरो बन गया। तो एक तो सोनम फिल्मी कैरेक्टर है, दूसरा फिल्मों में जो होता है उसका रियल लाइफ और रियल लाइफ, यानी फिल्मों का रियल लाइफ से आम तौर पर शून्य लेना देना होता है। यहां तक कि जब किसी रियल लाइफ पर भी रील बनती है तो वो एकदम अतिरेकी हो जाती है। ये भी समझिए। अब फिर हम कहते हैं सोनम वांगचुक को तो इस सरकार ने भी सर माथे बिठाया रखा, बिल्कुल बिठाया रखा। 2018 में बाकायदा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग के लिए 54 एकड़ जमीन दी थी। 54 एकड़ छोटी मोटी जमीन नहीं होती। उन्होंने बनाया, लेकिन जो कुछ शर्तें थी वो पूरी नहीं की। अभी 22-23 तारीख को या 24 तारीख को जिस दिन सब हुआ है, उस दिन वो कैंसिल हो गई। कहा जा रहा है कहीं उसका गुस्सा तो नहीं। फिर याद आता है 2007 में लेह के कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने 200 कनाल पर अवैध कब्जा कर रखा है, जमीन पर 200 कनाल, पहाड़ में कनाल से ही नापते हैं, तो 200 कनाल अवैध कब्जा कर रखा। 2007 तब मोदी जी नहीं थे, मोदी जी गुजरात में थे, तब भाजपा नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और उसमें कहा गया कि आप अनैतिक व्यवहार करते हैं, आप जाकर लेह लद्दाख का जो कर्मचारी है, जो वहां के अधिकारी हैं, उनको आप असभ्य, अशिष्ट तरीके से बात करते हैं। ये सब कुछ हुआ। सोनम वांगचुक ने बाकायदा कहा कि हम तो
जम्मू कश्मीर के साथ हैं, हमारे सारे अधिकार खत्म है, सब कुछ खत्म है, तो हमें क्या करो, हमें अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश मंगा दो। 1989 तब से ये आंदोलन चल रहा था। 2019 में जाके नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त किया तो अलग राज्य बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो उनकी मांग थी, जो उन्होंने उनकी धन्यवाद भी अदा किया था। और उन्होंने धन्यवाद अदा किया, बाकायदा एक्स पर लिख कर अदा किया। उसके बाद अचानक क्या हो गया, 6 शेड्यूल, फिर पूर्ण राज्य, हमारी ये चीजें हैं, 2 सीटें सांसद की हो जाएं। सवाल ये है कि सांसद की 2 सीटें हो जाए भाई, लेकिन क्या छोटा सा 3-4 लाख की आबादी वाला है, उसमें 2 सांसद हो सकते हैं क्या? ये सारे सवाल लोगों के मन में। और फिर जिस तरह से सोनम वांगचुक ने नेपाल की, बांग्लादेश की, अरब क्रांति की बात की, वो संदर्भ जोड़ते हैं, और जिस तरह से वो बार बार वो अनशन पर बैठते हैं, तो उस अनशन के पीछे क्या मंशा रही होगी। अब तो सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, हालांकि अभी तक क्यों नहीं लिया था ये सवाल है, इसकी वजह से सवाल भी पैदा हुआ। देखिए, जब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है ना, तो लोगों के मन में बड़ा भ्रम रहता है। वो सोचते हैं कि यार ये कौन सी बात, अभी तक सिर माथे पर अभी तक तो सिर माथे बिठाया था, अचानक आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो वहां के डीजीपी हैं, उन्होंने एक जानकारी दी है कि पाकिस्तान मूल के एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, जिसको पाकिस्तान का जासूस या कुछ कहा, और नहीं, द डॉन अखबार है ना, उसके पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने और बांग्लादेश भी जाना, बांग्लादेश, ये जो पूरा जो, और फिर जो अकाउंट है हर्षवर्धन उनके, आप समझिए अकाउंट का खेल समझिए। इनके पास 9 अकाउंट है, जानकारी सिर्फ एक की होती है। 8 अकाउंट क्यों गुप्त रखे जाते हैं? बिना FCRA के पैसा लेते हैं, और जब वो कहते हैं कि वो दान नहीं, वो तो हमने चूंकि एक्सीलेंस, हमने सर्विस दी है, उसका पैसा लिया, फीस ली, तो क्यों उसके बारे में भी जानकारी क्यों नहीं सामने दी जाती है? तो ये ऐसे प्रश्न है कि भाई ठीक है, चतुर्लिंगम जो ज्यादा पढ़ता हुआ 3 इडियट में दिखाई पड़ता था, लेकिन यहां पर चतुर्लिंगम क्या सोनम वांगचुक बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? देश के सामने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जाएगी? और उनका ये बयान हर्षवर्धन, इसको कैसे हम मान ले कि कोई डिजाइन नहीं है, जब जैन जी और जब सब जगह की जब वो बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक चाइना को रोका था, अब जब चाइनीज आएंगे तो हम नहीं रोकेंगे, ये कितना खतरनाक बयान है। मुझे लगता है ये तो सीधे सीधे देशद्रोह की श्रेणी में, बिल्कुल, कि भाई अब आएंगे तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। कोई भारतवासी ऐसा कह सकता है? कौन से टॉर्च बिलियर है, लाइट ऑफ एशिया है, क्या है ये? कोई नहीं कर सकता। और यहीं जाकर संदेह होता, वेनेसे लगा है, जोधपुर की जेल भेजे गए हैं, अब देखिए अदालत के सामने क्या होता है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन ओवरऑल कहें तो ये सब लगता है कि बहुत खतरनाक तरीके की चुनौती चीज है। और देखिए, आपने शुरुआत में रावण का जिक्र किया, रावण ने इस तरह की साजिश या किसी के पीछे छिपकर ये सब नहीं किया था। रावण को अपने बल का अहंकार था, रावण विद्वान व्यक्ति था, रावण को बल का अहंकार था, और वो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता माता को उठा के लेकर चला गया था। उसकी दूसरी चीजें थी, लेकिन कोई साजिश नहीं कर रहा था अयोध्या में आकर, कोई साजिश नहीं कर रहा था किसी जगह जाकर। यहां तो किसी को सत्ता में बिठाने के लिए साजिश हो रही है। लद्दाख से लेकर और पटना तक देश के हर हिस्से में ये साजिश चल रही है। और जैसे ये कहा जा रहा है, वैसे जरा आप सोचिए, वो तो भला हो कि योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मौलाना तौकीर रजा बरेली में पुलिस पर हमला कर देती है भीड़। और ये जरा सोचना होगा, आपने कहा ठीक बात है, हम भी मानते हैं, आई लव मोहम्मद लिखी, क्या दिक्कत है भाई? आई लव महादेव लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक डिफरेंस है, और ये बार बार मैं कह रहा हूं पिछले 4 दिनों से, आप बताइए, आई लव महादेव लिखा, आई लव कृष्ण लिखा, आई लव राम लिखा, तो क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ तो सब चलता रहता है। मान लीजिए कहीं गलती से कुछ गिर गया, कुछ हो गया, कुछ टूट गया, तो हमारे यहाँ कोई ये थोड़ी नहीं कहेगा दूसरे का सर तन से जुदा करो। वहां तो कहीं पोस्टर फट गया तो क्या होगा, हवा से पोस्टर फट गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा? खतरनाक नहीं है? दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। हिंदू जीवन पद्धति अलग है, इस्लाम अपने अलावा किसी को मानता नहीं है, वो तो दूसरों को काफिर भी कहता है ना, मुसलमान जो उस तरह से होते हैं। इस पर कई बार सवाल उठता है। अभी जब सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मिले थे, तो भी उन्होंने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की इलियासी जी से यही कहा था कि काफिर वगैरह कहना बंद कीजिए। सोचिए जरा, अब ऐसे में जब आई लव मोहम्मद कैंपेन चलती, जगह दुकानों पर लिख देना, गाड़ी पे लिख देना, ये डिजाइन सा लगता है। पूरे देश में एक अजीब सा तनाव का वातावरण पैदा किया जाता है, और ये खतरनाक दिखता है। इसको लेकर जरा चिंता होनी चाहिए। अब ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शायद वो बरेली का मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है। अब कानून के दायरे में सब व्यवस्था भी होगी, सब इलाज भी होगा, जो भी संविधान कानून के दायरे में पूरी तरह से फिट किया जाएगा। लेकिन चिंता की बात तो है, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सीमावर्ती राज्य तक, और उसको फिर आग लगाने की कोशिश की जाती है। अब अभी आप देश में वोट चोरी के अभियान पे देख ही रहे हैं,
बिल्कुल। जब चूंकि अब आई लव मोहम्मद की बात आपने की, हर्षवर्धन ने जो बात की इसको आप समझिए। दरअसल ब्लास्फेमी या इस निंदा की जो बात होती है वो कैसे किस तरीके से कन्हैयालाल दर्जी की जान ले लेती है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता आज तक उभर कर पार्टी में वापस नहीं आ पाई है, वो चेहरे पर नहीं आ पाई, नुपुर शर्मा नहीं आ पाई ठीक है, बात। इसीलिए ये चिंता होती है। और मैं आपको बताऊं कि अभी एजेंसियों ने सरकार को ये रिपोर्ट भी दे दी है कि ये जो आई लव मोहम्मद है ये कोई प्रेमवश नहीं, स्वतः स्फूर्त नहीं, बल्कि जिस तरीके से इसको उठाया जा रहा है, उधेड़ा जा रहा है, ये एक खतरनाक साजिश जो आपने कहा। क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, किसी के भी आराध्य पर अगर कोई कुछ ऐसा होता है तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अब समस्या ये है कि ऐसी, हमें याद है कि तमाम कुछ ऐसे ब्रांड आते थे या नोट पर क्यों नहीं मतलब जो है भगवान का वो छापा जाता है, कैलेंडर जब इस तरीके तो उनको पानी में, क्योंकि उनका सम्मान है, उनको किस तरीके से उनका वो करना है, संस्कार करना है, वो हम सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इस्लाम के साथ दिक्कत ये है कि जैसे ही बात मोहम्मद की आती, कुछ भी होता तो उसको किसी भी चीज़ से जोड़ दिया जाता है और कौवा कान ले जाता है और लोग कान नहीं देखते हैं। अभी भी तो कौवे पीछे अफवाह ही भागते थे। फैली ना, अफवाह ही किसी फैली। ने आई लव मोहम्मद पर ना एफआईआर कराई ना कुछ हुआ है। जो ऐतराज है वो दूसरी है कि आप वहां क्यों लगा रहे हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप जानबूझ के भाई ऐसा सवाल अच्छा, बताइए। पोस्टर फाड़ दिया आपने हाँ, रामनवमी के और दशहरे के और उस तरह नहीं, के गुजरात पोस्टर में जो आपने लगते हैं। किया ना, गरबा में जाके आपने घुसकर वो किया, हाँ। बवाल किया। आज वहां पर मैंने देखा कि वहां के जो गृह मंत्री वो शांगी हर्ष सांघवी वो वहां पर जाके आज उस तरीके से कर रहे थे। तो इस तरीके के जो ये वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आप समझिए अविश्वास, अराजकता, और हर समय जो है इस तरीके का जो वातावरण बनाने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं, वो कौन से तत्व है? क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के खिलाफ साजिश है? ये देखने वाली बात है। आप करो भैया राजनीतिक लड़ाई, जिसको जितनी लड़नी हो लड़ो, लेकिन देश में इस तरीके का माहौल अगर जो बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नहीं, अनुमति क्या भाई, सोनिया जी विपक्ष की नेता हैं, गाजा पर लेख लिखती हैं। तीसरा लेख है, तीसरा लेख वो कहती है मोदी सरकार की नीति खराब है और मोदी सरकार की नीति की प्रशंसा फिलिस्तीन के राजदूत कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, प्रियंका, सोनिया, राहुल की पूरी गाजा नीति ध्वस्त हो गई। हमारी नीति बड़ी साफ है भाई। इजराइल पर आतंकवादी हमला हमास ने किया, हम उसकी निंदा करते हैं, फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं। और फिलिस्तीन के आप प्रधानमंत्री को सुनिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमास को कोई अधिकार नहीं होंगे, बंधकों को छोड़ना होगा। हम भी तो यही कह रहे हैं। और हमें उनसे और क्या मतलब होना चाहिए? क्या विपक्ष की नीति अपनी विदेश नीति हो सकती है? नहीं हो सकती। रक्षा और विदेश नीति अपनी नहीं हो सकती, वो देश की होती है। उसको भी गड़बड़ किया जा रहा है। और देश के ऊपर कोई इस तरह का हमला, कोई संदेह पैदा किया जाए, उसके बाद कहा जाए कि नहीं, सबको देखो अराजक बता दिया जाता है। एक तरीका है कि देखो, कहते हैं सरकार ये ऐसी है कि आंदोलनों को अराजक बता देती है। गुस्सा ना है, बिल्कुल गुस्सा है भाई। नौजवानों के रोजगार का मसला गंभीर है, होना चाहिए उस पर। लेकिन जब नौजवानों के रोजगार के मसले पर सब आंदोलनरत हैं, उसमें कोई लड़की कहे उत्तराखंड में कि हम, संविधान ने हमें सिखाया है और हम किसी की जान मार देंगे, किसी को खत्म कर देंगे, जला देंगे, भागने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसी बारिश हो जाए, ऐसा मौसम उत्तराखंड में खराब हो जाए कि हेलीकॉप्टर भी ना आ पाए, लाश भी ना ले जा पाए, इस तरह की बात जब की जाएगी तो ये खतरनाक लगता है। फिर मैं कह रहा हूं, कहीं भी पेपर लीक हो, चाहे उत्तराखंड में, चाहे जिस हिस्से में, ठीक है, धामी सरकार जो कर रही है उसको और करना चाहिए। जिस राज्य सरकार में हो रहा, बेंगलुरु में प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन चलता है। लेकिन जब इस तरह से, चाहे वो आई लव मोहम्मद कैंपेन के बहाने हो या सोनम वांगचुक के बहाने हो, चिंता होती है। फिर गाजा पर आप ऐसा लेख लिखेंगे, लोगों को लगेगा कि भारत सरकार मुसलमान विरोधी। यहां का मुसलमान रिएक्ट करता है, यहां के मुसलमान को क्यों आप झोंक रहे हो भाई, क्यों कम्युनल बना रहे हो? और फिर उसी सब को लेकर आप कहेंगे कि वोटर लिस्ट में ठीक से शुद्धिकरण ना हो। अब उसमें लोग फिर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि बांग्लादेशियों को बचा रहे हो क्या। हर्षवर्धन, आपको याद होगा कि अभी मैंने एक रिपोर्ट की थी, बिल्कुल, इसीलिए और उसमें, उस रिपोर्ट में साफ साफ आपको बताऊं कि वो इतनी खतरनाक रिपोर्ट है कि उसमें अलकायदा के आतंकवादी वो किस तरीके से यहाँ पर आकर आधार भी बनवाए ले रहे हैं, पैन भी बनवाए ले रहे हैं, अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, और उसमें उन्होंने पासपोर्ट तक बनवा लिए, यहाँ पर लोकल लड़की से शादी भी कर ली, और उसके बाद कैसे वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, कुछ जेल में है। अब ऐसी स्थिति में एसआईआर, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो एक पहला कदम है। जो हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं ना कि मुंह बाय किस तरीके से खड़ी हुई है, ये एक मुद्दा नहीं, एक तो हमारा पड़ोस ऐसा है, क्योंकि अस्थिर पड़ोस हमें मिला है। बात वही वाजपेयी जी वाली कि भाई हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कैसे बदल दें। अब पड़ोस जैसा है उसके हिसाब से हमको रणनीति
बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से अपने कदम उठाने पड़ेंगे, तो वो हमें करना पड़ेगा। अब ये सब बिल्कुल जिंदा सबूत जिनको कहा जा रहा था, ये जिंदा सबूत है, वो तो जिंदा सबूत फर्जी निकले। जो आपने यहाँ पर आकर लेकर आए थे, पैसा देकर लाए गए, जिस तरीके से तमाम चीज़ें थी, वो साफ साफ समझ में आया। वैसे वो जो लेके आए थे वो हर्षवर्धन जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, और हर्षवर्धन जी उनका काफ़ी खैर ख्वाह हैं, काफ़ी उनका ख्याल भी रखते रहते हैं। जो जिंदा सबूत लेके कोर्ट में आए थे, याद है ना आपको? नहीं, ध्यान में नहीं योगेंद्र है। यादव जी लेकर आए थे ना। तो वो उनके बारे में एक ही बात कहता हूँ, इतने मीठे हैं कि डायबिटीज कर देते हैं। और डायबिटीज ऐसी कर देते हैं कि मतलब डायबिटीज में घिस घिस के घुट घुट के कैसी मौत होती है भगवान ही मालिक है। तो कुल मिला के खैर जाने दीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ ये पैदा की जाती हैं, ये सामने चुनौतियाँ हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक क्या है, एजेंसियाँ अपने आप में उस पर काम करेंगी, उसको सामने लाना चाहिए। आई लव मोहम्मद के पीछे क्या डिजाइन है, इसको भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको भी अपने आँख कान नाक तो खुले रखने ही है, इसके साथ में थोड़ी सी चतुराई और संवेदनशीलता भी दिखानी होगी। किसी भी तरीके का ये मौका ना दिया जाए कि जिससे ये आग आगे बढ़ाई जा सके। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक के मामले में जो लोग सवाल कह रहे हैं कि भाई पहले कार्रवाई क्यों नहीं गई, ऐसा क्यों नहीं किया गया, पानी सिर से ऊपर गया। वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा, 26 तारीख को यहाँ पर मीटिंग होने वाली, उसको लेकर चीज़ें हो रही। फिर कांग्रेस का एक कॉर्पोरेटर है वहाँ पर और एक नेता है, उसका बयान आता है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला होता है, 4 लोगों की जान चली जाती है। 3 लाख की आबादी में शांतिपूर्ण लद्दाख कभी इस तरह का प्रदर्शन करता ही नहीं था। अच्छा, एक बात हर्षवर्धन और भी बताइए, तमाम लोग जो मतलब मणिपुर से जो मूर्खतापूर्ण तुलना नहीं, कर रहे थे, देखिए, उस पर आपका जो था, मुझे लगता है वो बताना एक चाहिए बात लोगों को। मैं कहूँ, देखिए, किसी भी राज्य की किसी भी जायज मांग को सुनना केंद्र का या राज्य सरकार का काम है। आप कहें कि सीमावर्ती राज्य इसलिए वहां के लोग कुछ भी करेंगे, आप उसको स्वीकार कर लेंगे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कश्मीर में, पूर्वोत्तर में बड़े खराब दिन दिखाए हैं। ये समझिए आप इसको। सीमा पर कोई राज्य है इसलिए उसकी मांग सुन ली जाए, इसलिए संवेदना देश के हर नागरिक के लिए, राज्य के हर हिस्से के लिए होनी चाहिए। मणिपुर में मैतेई और जो जनजाति है, कुकीज और मैतेईज का, उनका है ये सारा मसला। ये कोई सरकार का कोई निर्णय थोड़ी था, और उनके उच्च न्यायालय का एक निर्णय है। उनके बीच में तमाम जो चीजें बोई गई, और उच्च न्यायालय, इसीलिए कई बार होता है ना कि जिसको बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको बात कही जाती है, सरकार क्यों ये फैसला नहीं ले रही थी, इस फैसले के बाद ये समझ में आया। तो सरकारों को तमाम फैसले जो है, लोगों को, आपको लग सकता है, हमको लग सकता है कि भाई ये त्वरित फैसले क्यों नहीं ले लिए गए, लेकिन अब समझ में आता है ना कि सीए पर क्यों नहीं लाठियां बरसाई गई, जो यहाँ पर पूरा जो जामिया नगर पे पूरा बंद करके रखा गया था। क्यों नहीं जो है लाल किले को जब घायल किया जा रहा था, जख्मी किया जा रहा था, तमाम उसमें खालिस्तानी तत्व यहाँ पर मौजूद हो गए थे, ट्रैक्टर नचा रहे थे आईटीओ के ऊपर, और एक लड़का वहाँ पर अपनी जान दे देता है, एक पत्रकार फर्जी तौर पर उसको मरा हुआ भी बता देते हैं कि पुलिस की गोली से मर जाता है। जानबूझ के इस तरीके की कोशिशें चलती चली आ रही हैं, कोशिशें नहीं, साजिशें चलती चली आ रही हैं। लेकिन इन साजिशों को सरकारें अपने तरीके से टैकल करती, बात करती। लेकिन समाज के तौर पर हम और आप इसलिए आज बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम शक्ति का पर्व बना रहे हैं तो शक्ति के साथ में थोड़ा सा विवेक और जो आंख कान खुली रखनी है, इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी तरीके की अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियां वाकई बड़ी हैं। हमें लगता है कि अब सीमावर्ती बात जो आपने की, तो सीमा के साथ में तो बिहार भी सीमा पर है वैसे तो नहीं। और देखिए, ये छोटी बात नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एक मैं एजेंसी पर मैंने बयान देखा तो उसने कहा कि अरे हमारे पिताजी आ गए थे, हम तो यहीं पैदा हुए, तो हम क्यों बांग्लादेश जाएंगे, और हमारे पास तो सारे कागज हैं। तब समझ में आता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि आधार फर्जी बन रहा है तो फर्जी हर कागज बन सकता है। आधार को आप और फुल प्रूफ कीजिए, फिर भी जोड़िए, बायोमेट्रिक करिए, रेटिना करिए, फेस करिए, लेकिन उसको और स्ट्रांग कीजिए कि उसमें कोई गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, अब सर्वोच्च न्यायालय 7 तारीख को देखिए निर्णय दे देता है आखिरी सुनवाई के बाद, या रिजर्व करता है, जो भी करे, लेकिन क्या उसका विरोध होना चाहिए? फिर आप किसको बचा रहे हैं? आप झूठ बोलकर वोट चोरी करके अधिकार यात्रा निकाल दिया, कोई उसमें सुनने को तैयार नहीं। जनता चिढ़ रही है राहुल गांधी से, जनता को पसंद नहीं आ रही राहुल कांग्रेस की ये बात। लगातार उन्होंने जो दोनों की आलंद का जो बताया वो तो और कमाल किया। 6018 वोट काटने की कोशिश की गई जबकि सिर्फ 24 कटे। इसका मतलब चुनाव आयोग सतर्क था। इसको रिपीट करिए हर्षवर्धन, चूंकि देखिए 6018
वोट काटने की कोशिश हुई, राहुल गांधी ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि सिर्फ 24 वोट कटे जो सचमुच कटने चाहिए। जो फर्जी एप्लीकेशन थी वो नहीं कटे। ऑनलाइन नहीं कट सकते, जो हाँ, इसी कह रहा है, इसको ध्यान रखिए। बिल्कुल। और लेकिन इसके यही आगे की कौवा बात, कौवा कौवा कान ले गया। कान देख लीजिए, कौवे के पीछे मत भागिए। और इसके आगे की बात, शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई थी, तो अब क्यों महाराष्ट्र नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है, सीआईडी वहां उनके पास है कर्नाटक में। आप इसको जरा समझिए, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर का दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी के द्वारा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और सोचिए ना, ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, मतदाता सूची हो गई, सब हो गया, अब क्या कह रहे हैं? अब वोट चोरी कह रहे हैं कि अब कोई सॉफ्टवेयर आ गया तो क्या आ गया, उससे कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर संदेह पैदा किए रहना चुनाव आयोग पर। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग अपना काम कराएगा, चुनाव आयोग काम करता है, उसमें बहुत कमियां हैं, उसको सुधारना है, लेकिन उस सुधार की बजाय अफवाह फैलाना। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी से लोग चिढ़ने लगे। राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं तो हर कोई चिल्ला रहा है कि हमें वोट चोर कह रहे हो। आप भले प्रधानमंत्री को कहें कि आप वोट चोरी करके आए, लेकिन जो जनता लाइन में लट के वोट दे रही है उसको लग रहा है भाई मेरे वोट को भी आपने अवैध बता दिया, गलत बता दिया। ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की संस्थाएं हमारी बड़ी मजबूत है। सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है, जो वो कहेगा तो होगा, पूरे देश में SIR होगा। लेकिन क्या इस तरह से अफवाह फैलाई जा सकती है? और अफवाह आप फैलाएं, आपका सहयोगी तेजस्वी यादव वही इसको मानने को तैयार नहीं, उन्होंने अलग से अपनी अधिकार यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी वहां 85 साल बाद जाके सदाकत आश्रम में कह रही है कि हम CWC करेंगे। प्रियंका जी कह रहे हैं कि हमको 2 दिन बाद फिर जाना है तो हम CWC में काहे जाएं। इतना तो ये लोग पॉलिटिकली मतलब अवेयर हैं, या कहें कि पॉलिटिकली ये अकाउंटेबल लोग हैं कि 2 दिन बाद जाना है तो हम क्यों जाए। हमारी आपकी तरह हो गया कि भैया ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जरा सोचिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, बिहार से बहुत कुछ तय भी होगा, लेकिन पहले मतदाता सूची पर कहना, फिर उसके बाद कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी को समझ में आ गया कि वोट चोरी मुद्दा नहीं है, माँ की गाली दे देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर AI का वीडियो बनवा देना, फिर सभा में नरेंद्र मोदी को माँ की गाली के नारे लगना, बड़ा विचित्र सा है। आप जरा सोचिए, ये सब ये जो देश में चल रहा है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, हमको कैसे पता हो सकता है, एजेंसियों को पता होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, देश में जो कुछ करने की कोशिश हो रही है उसको आप सामान्य मत समझिए। भाई जब अमेरिका हमसे चिढ़ा हुआ है, चीन हमारा दुश्मन है ही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन हम तो खड़े हैं ना मजबूती से। हम तो अपनी नीति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम भारत के हितों के विपरीत नहीं जाने दे रहे हैं। अब बिहार में मोदी जी ने वो कर दिया 10,000 वाला, ये तो क्या है? देखिए, राजनीति में ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई जब लोगों की जेब में पैसा जाता है, खासतौर से एक वर्ग की, और वो सीधे सीधे सरकारों को मतलब वो फायदा, हालांकि अब फ्री बीज और तमाम चीज़ों पे जो हम लोग चर्चा करते चले आ रहे थे, आज की तारीख में इस पर चर्चा करना बेईमानी इसलिए लगता है क्योंकि आप करते रहिए चर्चा, नतीजे वही तय कर रहे हैं। और वो अलग बात है कर्नाटक और तेलंगाना में कितना % जो है इस पे चला जा रहा है, उस लिहाज से यूपी काफ़ी ठीक है, दूसरे राज्य काफ़ी ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र पर भी देखिए बोझ पड़ा है। लेकिन खैर इस पे नहीं, अब इसमें एक मतलब थोड़ा सा एक तर्क ठीक है कि ये महिलाओं को उद्यम खड़ा करने के लिए दिया जा रहा है, ये वाला लॉजिक ठीक है। नहीं, इसका फर्क चूंकि गुजरात इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सशक्तिकरण वहां पर जो सहकारिता में जिस तरीके से महिलाओं ने घर में कुटीर उद्योग जो चलाकर जिस तरीके से पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख दिया वहां पर, ये अपने आप में, चूंकि अब शक्ति पूजा कर ही रहे ना आप, तो नारी शक्ति का नारी वंदन अगर हो रहा है तो मुझे लगता है इसका जो है सम्मान होना चाहिए पड़ेगा। और 10,000 सीधे जाने का मतलब हुआ 75 लाख महिलाओं को कि बिहार का चुनाव पलट गया है। आप इसको तय मानिए, नरेंद्र मोदी मतलब वो जानते हैं कहाँ क्या करना है। और इस बार तो नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में है, उसके पहले ही बड़े ऐलान कर दिए, बहुत कुछ कर दिया, लगातार ऐलान चलते हाँ, चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है, वो कह रहे हैं कि चुनावी रिश्वत है, और वादा वो भी कर रहे हैं कि हम 2,000 दे देंगे, 2,500 दे देंगे। यहाँ तो 10,000 दे के कह रहे हैं कि अगर रोजगार अच्छा चला तो 2 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे। तो जनता को ये थोड़ा सा अपीलिंग लगेगा, इंसेंटिव दिया जा रहा है और लग रहा है कि ठीक है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये फर्क है। मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति में ये सब फैसले होते हैं अब, लेकिन ये जो चुनौतियों की जो हम लोग बात कर रहे थे हर्षवर्धन, आखिर में हमें लगता है कि ट्रंप साहब भी जो है आगे पीछे कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने फार्मा पे भी 100% टैरिफ करवा दिया है, लेकिन हालांकि अभी हमारी तो हाँ, अभी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पेटेंटेड और जेनरिक दवाएं हम ज्यादा भेजते हैं। हमारा तो जेनरिक का है 40 to 50%, लेकिन फिर भी असर तो पड़ेगा। 6% तो हमारी भी हिस्सेदारी, सबसे ज्यादा आयरलैंड की है, लेकिन हमारे ऊपर ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं
ट्रंप को नहीं समझ आ रहा है। ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे उन्होंने कमाए हैं, तो हम ये कहें कि वो बिजनेस नहीं समझते, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद देश का बिजनेस कैसे चलता है वो नहीं समझ पा रहे। नहीं, एक चीज़ तो उनको नहीं समझ में आ रही कि मतलब भारत जैसा जो देश है वो कैसे सोचता है, वो कैसे कदम उठाता, वो कैसे इन परिस्थितियों में रिएक्ट करता है, ये उनके लिए बिल्कुल अबूझ था। क्योंकि तमाम जब जापान, जर्मनी जैसे देश पूरी तरीके से साष्टांग दंडवत कर गए, उस समय भारत ने ना उनकी तरफ आंखें तरेरी, ना भारत ने उनकी तरफ हाथ जोड़े। भारत तन के खड़ा रहा, भाई ठीक है, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं जो कहते हैं ना, तो आती हैं तो आए, उसको हम करेंगे। और मुझे लगता है कि यही एक जो बात है, और इधर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए जो पूरा तमाम देश के जीएसटी बचत उत्सव सब किया है, इन सब चीजों को सोचना चाहिए। वो सब उसी से तो जुड़ा इन हुआ है। चुनौतियों के बीच में हमें लगता है कि ये सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग है। अभी हमने स्वदेशी 4G लॉन्च कर दिया है, तो ठीक है, थोड़ा पीछे है अभी, 5G से आगे का मसला, लेकिन स्वदेशी 4G आ गया। मिग की जगह हम तेजस लेके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ठीक है, तेजस में लोग कहेंगे कि भाई इंजन तो बाहर का ही लगा हुआ है, लेकिन भैया जो है धीरे सब बनने लग गया ना, वरना तो था क्या। अगर आप ये सोचिए कि मिग पूरी तरीके से बाहर जा रहे हो, तो हमारे पास जो सुखोई थे या जो मिराज थे, उसके बाद अगर ये राफेल नहीं आया होता और आगे की तरफ हम ना देख रहे होते, तेजस हमने उस तरीके से तेजी से बढ़ाना ना शुरू किया होता, तो फिर हम कर क्या रहे होते, ये सोचिए। तो मुझे लगता है कि जब हम सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कोरी आशावादिता नहीं है, इसके पीछे एक ठोस कार्य योजना है। उसको शायद तेजी को लेकर कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं उठा सकते जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। मुझे लगता है कुछ हो रहा है, शुभ हो रहा है, अब शुभ लाभ का समय है। हमें लगता है कि बस इसी सिल्वर लाइनिंग के साथ हम लोग विदा लेते हैं। देखते हैं अभी आगे, तो अगली बात तक वो निर्णय की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे होंगे, तो देखते हैं ये अभियान जो चल रहे हैं सब किसका क्या असर पड़ता है। ये जो चुनौतियों का जो रावण है, दशानन है, उसका जो है उसकी नाभि पर तीर मारा जाए। चलिए, नमस्कार।